नमस्कार मित्रों। आज हम लोग हाफ्स के राजनीतिक विचारों को समझेंगे और उसी के साथ क्या उपयोगी है परीक्षा में उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। हाफ्स के विचार, राज्य पर क्या विचार थे, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित क्या विचार थे, संप्रभुता पर उसके क्या विचार थे और शासन सत्ता पर उसके क्या विचार थे। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, अब अनुरोध ही तो कर सकते हैं कि अगर आपको ये लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है और जानकारी हमारे किसी काम आ सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और आपके क्या सुझाव हैं ये कमेंट द्वारा हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे अगर कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को हम और अच्छे से सुधार कर सकें और आपके सुझाव पर हम और अच्छा आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद। तो आज हम पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि राज्य और हाफ्स ये दोनों चीज़ें जब हम सामने लाते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ जो एक चीज़ समझ में आती है कि राज्य आखिर है क्या चीज़ और राज्य क्यों बनाया गया, राज्य का जन्म क्यों हुआ और वो कारण क्या था जिसके लिए राज्य को बनाना पड़ा। और राज्य हमारे लिए वर्तमान युग में इतना उपयोगी कैसे बनता जा रहा। तो सबसे पहले हम हाफ्स के विषय में जानते हैं कि हाफ्स कौन था, कहाँ पैदा हुआ और उसके सामने कौन सी परिस्थितियाँ थीं उसके, क्योंकि कोई भी विचारक हो जब वो अपने विचार व्यक्त करता है तो विचार व्यक्त करते समय उन परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके विचारों में जो उस समय विद्यमान होती हैं। और यही बात हाफ्स के विचारों में सबसे ज़्यादा लागू होती है। हाफ्स एक मध्ययुगीन विचारक था। उसके समय इंग्लैंड में अराजकता व्याप्त थी। किसी प्रकार की कोई शासन सत्ता, हाफ्स के मन में ये जब विचार आया कि जब किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं होती है तो उन परिस्थितियों में लोग कैसे व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब विषयों पर उसने विस्तार से चर्चा किया। हाफ्स का जन्म
इंग्लैंड में अप्रैल 1588 में हुआ था। हाफ्स के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के विषय में जानकारी लेंगे। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो था लेवियाथन। लेवियाथन में ही उसने अपने राजनीतिक विचारों को प्रदर्शित किया है। उसका दूसरा जो ग्रंथ है वो है डी सीवे, जिसमें उसने राज्य की प्रभुसत्ता सिद्धांत की परिभाषा की है। इसके बाद जो उसका अगला ग्रंथ है वो है डी कारपोरे, जिसका प्रकाशन 1642 में किया गया था। और इस किताब में उसने प्रकृति का विवेचन और जनता के संप्रभु शासन का विरोध, जनता को संप्रभु शासन का विरोध नहीं करना चाहिए के विचारों को व्यक्त किया है। और निरंकुश राजतंत्र का जिस ग्रंथ में उसने विस्तार से समर्थन किया है वो है लेवियाथन। लेवियाथन का प्रकाशन 1651 में हुआ था। और जो अगला ग्रंथ है वो है एलिमेंट्स ऑफ द लॉ। इसका प्रकाशन 1650 में हुआ था। अब आती है कि हाफ्स ने अपनी चिंतन में किस प्रणाली को अपनाया। तो वो प्रणाली थी रिजॉल्यूटिव कंपोजिट प्रणाली को अपनाया। और वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति का राजनीतिक चिंतन में आधार बनाया। अब हम ये देखते हैं कि हाफ्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या था। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद हाफ्स कैसे प्रभावित हुआ, वैज्ञानिक भौतिकवाद से हाफ्स कैसे प्रभावित हुआ और उस पर किस विद्वान का प्रभाव पड़ा, इसके विषय में जानेंगे। हाफ्स डेकार्ड का बहुत बड़ा समर्थक था और डेकार्ड का ही प्रभाव था कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता या वैज्ञानिक पद्धति का समर्थक हाफ्स बना। वो मध्ययुगीन दर्शन प्रणाली का घोर विरोधी था। हाफ्स के दर्शन की सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। उसके चिंतन या उसके दर्शन का जो मूल आधार है, जिन आधारों को के आधार पर वो अपने चिंतन को व्यक्त करता है और अपने चिंतन को धार देता है, वो है ज्यामिति और यांत्रिकी। समुदायवादी मनोविज्ञान के प्रणेता के रूप में विलियम जेम्स ने हाफ्स का नाम उल्लेखित किया है। समुदायवादी मनोविज्ञान के जो प्रणेता थे उन्होंने हाफ्स का नाम उल्लेखित किया है।
हाब्स के अनुसार सबसे बड़ी चीज़ जो है हाब्स के सामने जो आती है, हाब्स के अनुसार मनुष्य में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे उसका सारा जीवन उन्हीं पर आधारित होता है। क्या है वो? भय। उसके जीवन में भय का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था और इसीलिए हाब्स ने कहा है, मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई। इन्हीं भय के अलावा उसका जो दूसरी चीज़ है वो है स्वार्थ। और स्वार्थ की पूर्ति के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। भाई, हमें भय है कि हमारी जो अधिकार हैं, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति हमारी समाप्त ना हो जाए, इस भय के कारण। और हमारा स्वार्थ है कि अगर हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यह हमारा स्वार्थ है। और इसके लिए हम शक्ति का अर्जन करते हैं और हमको जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी भय है, स्वार्थ है और शक्ति है। और जो शक्ति है उसको हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही मनुष्य की क्रिया विधि है। हाब्स का लक्ष्य यह प्रकट करना नहीं था कि शासन वास्तव में क्या होता है। उसका लक्ष्य तो यह था कि शासन कैसा होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए ये बताना चाहता है। हाब्स व्यवस्थित और क्रमगत आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण करता है, फिर इसके बाद प्राकृतिक कानून का करता है, फिर इसके बाद प्राकृतिक अवस्था का करता है और फिर इसके बाद वो करता है समझौते द्वारा राज्य का निर्माण। तो अब एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हाब्स ने जिस मनुष्य के विचार और जिस मनुष्य के विचारों से राज्य या मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य का जन्म हुआ, वो कैसा था? तो हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय हाब्स अपना चिंतन या अपना लेखन कार्य कर रहा था, उस समय इंग्लैंड में घोर अराजकता का दौर था। हाब्स के मन में ये विचार आया कि जब तक एक निरंकुश शासन व्यवस्था या निरंकुश राजा नहीं होगा, तब तक इस शासन या इंग्लैंड का जो अराजकता जो व्याप्त है, इस अराजकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ है कि वो गैलीलियो से भी बहुत प्रभावित था। हाब्स गैलीलियो के गति के नियम से प्रभावित था और मनुष्य को प्रेरित करने वाले तत्व स्वार्थ और डर या भय,
मनुष्य को प्रेरित या प्रेरणा देने वाले जो तत्व हैं वो स्वार्थ और भय। अब आते हैं हम हाब्स संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानता, यानी वो भौतिकवादी। उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता एक काल्पनिक वस्तु मात्र, जो यानी आध्यात्मिक या पारलौकिक जो भी शक्तियां हैं वो हाब्स के लिए निरर्थक। हाब्स की संपूर्ण प्रणाली में संसार के 3 भाग हैं। पहला है पदार्थ, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है राज्य। इन तीनों की व्याख्या वो भौतिक आधार से करता है। हाब्स बाह्य वातावरण के प्रभाव से ही मानव की आंतरिक शारीरिक व्यवस्था प्रभावित होती है। यानी हाब्स का ये मानना था कि जो बाह्य वातावरण है यानी वातावरण से मनुष्य की जो व्यवस्था है, जो आंतरिक शारीरिक व्यवस्था है, वो प्रभावित होती है और फिर उसमें भावना, इच्छा, प्रेम, घृणा आदि का जन्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहनेंगे। क्यों? क्योंकि बाह्य वातावरण हमको कपड़े पहनने के लिए या गर्म कपड़े पहनने के लिए प्रभावित करता है। अगर गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे ठंड लगेगी, बीमार हो जाएंगे। तो उसी तरह हाब्स ने ये कहा कि जो भी बाह्य वातावरण होता है उसी के अनुसार मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो परिवर्तित होता है। जैसा वातावरण होगा उसी के अनुसार मनुष्य का व्यवहार भी बदलेगा। इसके बाद और इसीलिए मनुष्य जो होता है वो बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है तो मनुष्य वही कार्य करता है जो वातावरण उससे करवाता है। मनुष्य जन्मजात भौतिक होता है और भौतिकता से स्वार्थ जन्म लेता है। यानी मनुष्य भौतिक होता है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे वो पागल की तरह भगता है और उनको प्राप्त करने के लिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वो भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग अपने जीवन में सुचारू रूप से कर सकते। उसके लिए सुरक्षा सबसे अधिक प्रिय है। हाब्स का कहना है कि वो क्योंकि मनुष्य एक डरपोक प्राणी है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और उसके लिए ये सुरक्षा महत्वपूर्ण है। प्रतिद्वंदिता के कारण धन तथा यश कमाने और उसे बांटने की इच्छा है। इसके बाद
हमारे मन में ये विचार आता है कि आखिर हाफ्स के मन में जो व्याप्त भय था, उस भय की वजह से कहीं न कहीं उसका विचार भी प्रभावित होता है। और विचार जब प्रभावित होता है तो उसी तरह उसके मस्तिष्क में एक कल्पना होती है और उस कल्पना को वो अपनी लेखनी के माध्यम से उतारता है। अब हम जानते हैं हाफ्स के मानव स्वभाव पर क्या विचार थे। हाफ्स मानव स्वभाव पर अपने क्या विचार दिए। तो मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, यानी हाफ्स का ये मानना है कि मनुष्य कैसा है। मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। अच्छाई या बुराई मनुष्य में नहीं बल्कि मानव भावना में होती है। यानी मनुष्य अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी भावना अच्छी और बुरी होती है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को शारीरिक शक्तियों, मानसिक बुद्धि में समान बनाया है। और चूंकि सभी समान हैं तो सभी में समान शक्ति भी विद्यमान है। और जब वो कोई चीज़ प्राप्त करेंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष होगा। और चूंकि शक्ति सभी में समान है तो सभी बलवान हैं। तो इसी वजह से वो मनुष्य को झगड़ालू कहता है कि भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है। अतः जिस लाभ विशेष की मांग एक व्यक्ति करता है, उसकी मांग दूसरा भी करता है। और जब दूसरा करता है तो शारीरिक शक्ति में एक मनुष्य दूसरे से शक्तिशाली हो सकता है, पर उसे छल से मारा भी जा सकता है। यानी भले ही एक व्यक्ति अच्छा खान पान, अच्छी व्यवस्था के कारण शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ले और दूसरे को कम शारीरिक शक्ति है, लेकिन शारीरिक शक्ति के अलावा उसको छल से दूसरा व्यक्ति जो कम शक्तिशाली है वो मार सकता है। हम मानव स्वभाव में झगड़े के 3 मुख्य कारण देखते हैं। वो क्या है? पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है पारस्परिक अविश्वास और तीसरा है वैभव। इसी पर सेवाइन ने कहा है कि समस्त व्यवहार के पीछे एक नियम है और वह नियम यह है कि जीवित शरीर स्वभावतः ही अपने प्राण शक्ति को बनाए रखना अथवा उसे संभल पहुंचाना चाहता है। इसी पर जोन्स ने कहा है, हाफ्स जो बातें कहता है उसमें नहीं, पर जो बातें अस्वीकार करता है उसमें गलत है। मानव दोषों की अतिरंजना करके और उन पर अतिशय बल देकर उसने मानव स्वभाव का मानव द्वेषी चित्र अंकित किया है। अब आते हैं हाफ्स की प्राकृतिक अवस्था। और ये प्राकृतिक अवस्था जो हाफ्स की है वो कैसी कब की है? उस समय ना तो राज्य था और ना तो समाज था। यानी राज्य एवं समाज पूर्व जो अवस्था थी वो उस
को वो प्राकृतिक अवस्था कहता है। हाब्स ने मानव प्रकृति को पूर्व सामाजिक दशा कहा है, जिसमें मानव क्या करता है? नरकीय असाध्य, नरकीय और असाध्य, नरकीय का मतलब जो गंदा हो, तथा दुरूह स्वरूप का था। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत कठिन अवस्था थी। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था, यानी युद्ध की अवस्था थी। प्रत्येक का प्रत्येक के साथ एक युद्ध की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषताएं थीं वो थी नैतिकता का अभाव था, न्याय और अन्याय का विचार करने के लिए कोई कानून नहीं था, न्याय और अन्याय के लिए कोई न्यायाधीश भी नहीं था, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं था। जो शक्तिशाली था वो निर्बल की संपत्ति छीन सकता था, यह उसका अधिकार था। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियम। लेवियाथन के 14वें अध्याय में प्राकृतिक अधिकार मानव जीवन की रक्षा के लिए उपयोगी था। प्राकृतिक दशा में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बना लेते थे। हाब्स ने प्राकृतिक नियमों को शांति की धाराओं का नाम दिया है। प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया वह सामान्य नियम है जो मनुष्य को हानि प्रतिकार करने से रोकता है। यानी ये जो प्राकृतिक नियम है या प्राकृतिक कानून है, यही कानून है जिसने मनुष्य को कुछ गलत कार्य करने से रोकता है। प्राकृतिक नियम पूर्ण स्वेच्छाचारिता तथा अनुत्तरदायित्व के मध्य एक कड़ी है। इसी आधार पर हाब्स ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम के अंतर स्पष्ट किए। हाब्स प्रकृति की विधि उचित विवेक का आदेश है। हाब्स कहता है कि प्रकृति की जो विधि है वो विवेक का आदेश है, यानी जो विवेक हमारा कहता है वही प्रकृति का कानून है। प्राकृतिक कानूनों की संख्या हाब्स ने 19 बताई है और यह कानून है जो विवेक द्वारा खोजा जाता है। प्राकृतिक कानून ये वह कानून है जो विवेक द्वारा खोजा जाता है। हाब्स का जो समझौता है वो सामाजिक और राजनीतिक है, एक ही साथ है। यानी उसका जो समझौता होता है वो सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक अलग हो और राजनीतिक अलग हो, लॉक की तरह। हाब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है। हाब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जिसमें संप्रभु की शक्ति सीमित होती है, जिससे संप्रभु की शक्ति क्या होती है? सीमित होती है, और वह शक्ति पृथक्करण एवं मिश्रित शासन व्यवस्था का विरोधी है। हाब्स ये भी मानता है कि प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन है। यदि शासक सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसका प्रतिरोध करने का अधिकार भी देता है हाब्स।
अब आते हैं हाब्स के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर या उत्पत्ति का स्वरूप। हाब्स बुद्धिवादी है। उसके मतानुसार एक बार जब मनुष्य ये जान जाता है कि उसकी जो मृत्यु है वो पाशविक प्रतियोगिता के कारण, जब तक मनुष्य को ये नहीं पता चलता कि ये झगड़े, ये विवाद की जड़ क्या है, तो वो उसी अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही उसे इसका ज्ञान होता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, तभी उसके मन में एक समझौता का विचार आता है। और समझौता एक साथ सामाजिक भी है और राजनीतिक है। जैसे हाब्स में 2 समझौते होते हैं, हाब्स में 1 समझौता होता है, वहीं पर लॉक ने 2 समझौतों की बात करता है। ये समझौता सामाजिक भी है। ये समझौता जो है सामाजिक है। समझौता संप्रभु शक्तियों के मध्य न होकर केवल व्यक्तियों के मध्य हुआ है। संप्रभु समझौते में सम्मिलित नहीं, यानी जो भी समझौता हुआ वो संप्रभु और जनता के बीच में नहीं हुआ, वो केवल जनता जनता के बीच में हुआ। और जनता जनता ने आपस में समझौता करके अपने सारे अधिकार संप्रभु शासक को सौंप देते। प्रभुसत्ता ही विधियों का स्रोत। हाब्स का मानना है कि प्रभुसत्ता ही विधियों का स्रोत है। और हाब्स की आज्ञा पालन के, प्रजा के अपरिमित कर्तव्य पालन के कतिपय अपवाद का उल्लेख करता है। यानी इस अपवाद का मतलब ये है कि वो राज्य के विरोध का अधिकार देता है, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। वो क्या कहता है कि कुछ परिस्थितियों में प्रजा को राजा की अवहेलना का अधिकार देता है। वो तब देता है जब उसके प्राण संकट में हो और उसके प्राणों की रक्षा राज्य ना कर सके तो वो राज्य का विरोध कर सकता है। इसके बाद हाब्स के जो अन्य विचार हैं वो अगले वीडियो में आपके सामने व्यक्त किए जाएंगे। तो आपसे फिर हम एक विनम्र अपील करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे के लिए भी उपयोगी हो सके। धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए आप हो जाइए तैयार। धन्यवाद।